हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर बेलदारी चक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार, फिजिक्स टीचर। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के प्रभाव एवं चुंबकत्व, और उस चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर होगा। कुछ लेक्चर जो है छोड़ देंगे, 2-3 लेक्चर जो है वो क्लास के दौरान करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, काफ़ी टाइम लगेगा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम ये थ्योरी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए आज का ये वीडियो। चलिए, हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है दो समानांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच बल। ध्यान देंगे, दो समानांतर धारावाही चालक मतलब दो चालक तार होंगे जो एक दूसरे के समानांतर होंगे और दोनों के ऊपर धारा प्रवाह कर रही होगी। तो दोनों के बीच बल क्या लगेंगे उसका हम लोग फॉर्मुलेशन आज करेंगे, डेरिवेशन करेंगे कि वो फार्मूला क्या होगा, वो डेरिवेशन कैसे होगा। चलिए, तो हम देखते हैं। हम दो धारावाही चालक तार ले रहे हैं। एक का नाम है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, PQ, और दूसरे चालक तार का नाम है RS। दोनों निर्वात में रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। और मान लिया कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, R है। अब यहाँ पे दो केस उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि धारा का प्रवाह हो रहा है तो धारा दोनों पर एक समान दिशा में प्रवाहित हो रही होंगी, दूसरा केस विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही होगी। तो दोनों केस हम लोग देखेंगे। तो जरा पहले देखेंगे, इससे पहले एक बात हम लोग क्लियर कर लें कि मान लिया जाए एक चालक तार है और उसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो आप सबको पता है कि इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय बल उत्पन्न होंगे। इसके चारों ओर एक चुंबकीय बल उत्पन्न होंगे, मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी होंगे। अब जरा ध्यान देंगे, मान लिया ये पहला वाला तार है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके अंदर ये दूसरा वायर भी आ रहा है। तो इस वायर पे, 2 नंबर वायर पे किसके कारण एक चुंबकीय बल लगेगा, तो पहले वाले वायर में प्रवाही धारा के कारण इसके ऊपर एक बल लगेगा। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर कोई एक वायर है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होंगे। यदि दूसरा वायर को इसके नजदीक, इसके कुछ दूरी R दूरी पर दूसरा वायर को रख देते हैं, तो इस वायर पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B, वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो पहले वाले चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या होगा, B1। अब जरा देखेंगे, ये पहले वाले तार पे I1 नाम का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इस तार के प्रत्येक बिंदु पर या किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का नाम क्या होगा, B2। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले वायर के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। बिल्कुल यहां से इस चीज को क्लियर कर लेंगे आप। चलिए, इसी प्रकार यदि कोई वायर है, 2 नंबर वायर है, इसमें धारा कोई प्रवाहित हो रही है I2, तो आप सबको पता है कि फिर से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होंगे और इससे कुछ दूरी पर, R दूरी पर दूसरा वायर हम लोग रख देते हैं, तो ये के ऊपर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, तो उसका हम लोग इंडिकेशन B2 से देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले वायर में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस RS जो नाम का जो वायर है हमारे पास, उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड किसको दर्शाया हुआ है, B1 को दर्शाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये I1 धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है। और पहले वाले तार पर, PQ पर, हमने मैग्नेटिक फील्ड किसको दर्शाया है, B2 को दर्शाया है। क्यों? क्योंकि ये इस वायर में I2 नाम के धारा के प्रवाह होने के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब जरा समझते हैं हम लोग। कुछ याद रखना होगा आपको एक बात, कि यदि दोनों वायर पे समान दिशा में, दो वायर हैं और दोनों एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हों और बिल्कुल दोनों पर एक समान दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कैसे, उसको पहले ये क्लियर करते हैं। इसमें I1 धारा क्रिएट फ्लो हो रहा है, तो इस पे इसके चारों एक बल लग रहा होगा, जिसका संकेत हमने F दिया है। इसमें I2 नाम का धारा क्रिएट हो रहा है, तो इसमें भी एक बल लग रहा होगा, जिसका भी संकेत हमने F दिया है। F1 F2 यहाँ पे क्यों नहीं दिया,
क्योंकि आपको पता है कि जो जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है कि एक्शन टू द रिएक्शन फोर्स, और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से एक दूसरे को आकर्षित कर रहा होगा। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि एक समान दिशा में अगर धारा का प्रवाह होगा तो दोनों वायर पे लगने वाला बल एक दूसरे को क्या करेगा, बिल्कुल आकर्षित करेगा। दूसरा कंडीशन इधर हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या था हमारा, समान दिशा में धारा प्रवाह का ये चित्र था हमारा, और ये है विपरीत दिशा में धारा प्रवाह। सेम फिगर है, आप मिला सकते हैं, बस एक कंडीशन इसमें चेंज है, वो एफ वाला है। तो इसमें क्यों चेंज किया गया उसको भी समझ लेते हैं। दो वायर है, दोनों के ऊपर बिल्कुल विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाह हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बिल्कुल प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दोनों वायर एक दूसरे से दूर हटने का कोशिश करेंगे। दोनों पे लगने वाला जो बल है बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की स्थिति में होंगे। तो बाकी सारा सिचुएशन सेम है, क्योंकि धारा विपरीत है तो हमने I1 को ऊपर की तरफ दिखाया और I2 को बिल्कुल नीचे की तरफ, और ये जो बल है इसको इस तरफ लाला, और ये किसका सिंबल है, प्रतिकर्षण का है। विशेष आप कई बार ये सब फिगराइज प्रैक्टिस कर चुके हैं, और ये दोनों को इस क्रम में दिखाया, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आकर्षण वाला का है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि I1 के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये I1 के कारण इस RS नाम के तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B1 है। तो B1 क्या होगा, पहले फॉर्मूला ये सब जान चुके हैं, हम लोग प्रूफ किए हैं, μ0/2 पाई इंटू किसके कारण भाई, तो I1 करंट के कारण, तो I1/R, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, चूंकि RS वाले वायर में कौन सा धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो टोटल लंबाई मान लेता हूं L है। इस वायर की लंबाई कितना है, मान लीजिए कि L है। तो I2 धारा के कारण पूरे L लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, ध्यान, घबराएंगे नहीं, टोटल एक्सप्लेनेशन नोट के अंदर लिखित आपको मिलेगा, रिटन वे में मिलेगा, यहाँ केवल थ्योरी को समझना है। तो वो लगने वाला बल हमारे पास क्या होगा, तो F इज इक्वल टू, आप पढ़ चुके हैं पहले बायो सावर्ट का लॉ, ILB साइन थीटा। तो I की जगह क्या लेंगे, I2, L लंबाई कितना है L, B साइन थीटा, B की जगह क्या लेंगे हम लोग, B1 साइन थीटा। अब थीटा क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे थीटा क्या होगा, तो ये जो बल है धारा के क्या होता है, टोटली परपेंडिकुलर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये जो प्रवाही धारा के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो चुका होगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो F इज इक्वल टू I2L B1 हो चुका होगा, और फिर हम लोग देखेंगे तो F इज इक्वल टू I2L B1 का वैल्यू हमें पता है, अभी अभी डिराइव किया हम लोगों ने, क्या होगा, तो μ0/2 पाई इंटू I1/R हो चुका होगा। अब हमारा F इज इक्वल टू, सबको डेकोरेट कर लेते हैं, सबसे पहले नियतांक को बाहर रख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, μ0/2 पाई I1/I2/R इंटू L। तो ये जो है हमारा लगने वाला बल है, कितने लंबाई पर, तो कुल लंबाई पर, L लंबाई पे कितना बल लगेगा, तो μ0/2 पाई I1/I2/R इंटू L। ये टोटल लंबाई पे कितना बल, तो इतना बल लगेगा। अब प्रति मीटर लंबाई पे, एक यूनिट लेंथ पे कितना बल लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल L को इधर डिवाइड में कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा F/L, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल लिखेंगे, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ये किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ये RS वायर के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा, तो ये L इधर चला आएगा, तो ये
प्रति मीटर पे हो गया। कुल लेंथ से हम लोग डिवाइड करते हैं, आप सबको पता है, बेसिक बात है ये सारी। तो क्या मिल चुका होगा, जब एल को इधर लेके आएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R, I1 I2 अपॉन R। तो ये हमारा पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला बल होगा, किस वायर पे, RS वायर पे। और सबको पता है कि जो ये बल है वही सेम इस पे भी बल लगेगा। तो PQ नाम के वायर पे कितना, PQ नाम के वायर पर प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो इतना ही बल लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R लगेगा। F अपॉन R को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। देखेंगे ये बिल्कुल बल ही है, F अपॉन L एक प्रकार का बल ही है, और इस बल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, मतलब पर यूनिट लेंथ पे जो अप्लाइड फोर्स है। अब ये जो बल है इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आकर्षण हो रहा था और ये प्रतिकर्षण हो रहा था, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया तो हमसे जानेंगे या खुद दिमाग के ऊपर जोड़ देंगे, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे समझ से आप खुद दिमाग पे जोड़ देंगे तो आपको इसका आंसर पता हो चुका होगा, क्योंकि हमने पीछे कई सारे रूल्स पढ़े हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहा था। फ्लेमिंग्स रूल वगैरह पढ़े हैं हमने, तो ये बिल्कुल फ्लेमिंग रूल से आया है। नहीं समझ में आया तो फिर से फ्लेमिंग रूल को एक बार रिमाइंड करें, रिवीजन करें, और फिर ये कॉन्सेप्ट को आप पकड़ चुके होंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक सवाल है हमारे लिए कि एक वर्ग है और उसका जो भुजा का जो लेंथ है वो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर है, और भुजाओं से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन चारों भुजाओं के कारण AB, BC, CD और DA, इन चारों भुजाओं के कारण इस केंद्र के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। घबराएंगे नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिटन वे में आपको नोट्स में अवेलेबल होंगे। तो चलिए हम लोग गिवन देख लेते हैं। वाह, साइड लेंथ ऑफ साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। करंट फ्लोइंग कितना हमारा पास है, 10 एम्पियर। चलिए आर का वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको हमको किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। A = 10 सेंटीमीटर = 10 के पावर -1 मीटर। तो ऐसे आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम बारी बारी से एक एक भुजा का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, लास्ट में सबको ऐड कर देते हैं। तो जरा AB साइड के कारण या DA साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए, AB भुजा के कारण केंद्र पर लगने वाला बल, AB भुजा के कारण गिवन बिल्कुल आप ऊपर लिख लेंगे तभी सबको सॉल्व करेंगे। AB भुजा के कारण केंद्र पर लगने वाला बल, केंद्र पर लगने वाला बल, बल नहीं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। आगे बोलते बोलते भूल जाता हूँ। तो ये भी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन A। पहले आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I बटा R होता है। तो चलिए जहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो देखते हैं कि क्या है इसका वैल्यू। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, लिख चुके हैं। 10 टू द पावर -7 होता है 2I, तो 2 इंटू I कितना है हमारे पास 10 एम्पियर, तो 10 अपॉन A कितना है 10 टू द पावर -1। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम, आप सॉल्व कर लेंगे। -7 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो 1, -7 2 इंटू 10 का स्क्वायर 1 + 1 ऐड होने वाला है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को रिलेट कर लेंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। अब हमने अभी तक क्या फाइंड आउट किया है, तो केवल एक भुजा के कारण इसके केंद्र पर आरोपित होने वाला बल फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन हमको निकालना क्या था, चारों भुजाओं के कारण। तो अब चारों भुजाओं के कारण क्या होगा, तो सिमिलरली जितना भी कोई भी साइड का आप निकालेंगे, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल और सब पे सेम करंट फ्लो हो रहा है,
तो इतना ही निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चारों भुजाओं के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B टोटल इक्वल टू 4, क्योंकि 4 साइड है तो मल्टीप्लाई किए देते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 एक भुजा के कारण, 4 भुजा के कारण, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। दिस इज योर आंसर। एक सवाल जो बोर्ड में के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, उसको देख लेते हैं कि असमान वैद्युत क्षेत्र में दो पदार्थ रखे हैं, एक का नाम है निकेल और दूसरे का एंटीमनी, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे। सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूं कि असमान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब असमान का मतलब अलग अलग प्रकार का धारा प्रवाहित हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो बिल्कुल ये असमान, इसके कारण, इन तीनों धारा के कारण, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो बिल्कुल असमान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उसमें हम लोग एंटीमनी को रख देंगे तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, और निकेल का रख देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इसको देख लेते हैं। कुछ नहीं होता है, आप सीधा सीधा याद करेंगे, ध्यान देंगे। तो हमने फिगर बना के आपको शो ऑफ किया हुआ है कि ये निकेल है और असमान वैद्युत क्षेत्र में निकेल को रख दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये दोनों जो सरफेस है ये बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर चुके होंगे, अट्रैक्ट कर चुके होंगे, और ये इस प्रकार का ये निकेल हमारा बन जाता है। और ये आपका असमान वैद्युत क्षेत्र हो चुका होगा, I1 I2 और ये I3। अगर एंटीमनी को हम लोग रख दें इसी असमान वैद्युत क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल इस तरीके का सरफेस बना चुका होगा, बिल्कुल रिपेल वाला स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। और ये हमारा I1 I2 और ये I3। तो इसको बोर्ड का प्रिपेयर करने वाले बच्चे इन दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और एक और भी है एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम को अगर इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो क्या होगा, तो बिल्कुल उसका हालत जो है एंटीमनी की तरह होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम वो कर्व होगा। ये ज़्यादा कर्व है और वो हल्का कम कर्व होगा, कम मुड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। तो बोर्ड का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ध्यान देंगे ये तीन, खास करके ये दो एग्जाम्पल्स के ऊपर। अगला जो हमारा सवाल है उसका गिवन हमने लिख दिया है, क्वेश्चन में बोल देता हूँ, बिल्कुल नोट्स में ये बिल्कुल रिटन फॉर्म में अवेलेबल होगा। ये एक परिनालिका है जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है, उसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो 1 सेंटीमीटर है। आइए, तो 1 सेंटीमीटर, चूँकि हमको सारा यूनिट्स मीटर में चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किए देता हूँ, तो क्या होगा 10⁻² मीटर। फिर से एक परिनालिका है जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, और इससे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल ये परिनालिका है और इससे कितना का धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर। और पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ जो टर्न्स है, मतलब इकाई लंबाई पे कितना फेरा लपेटा गया है, तो 500 फेरा, वो कॉपर वायर जो हम लोग पढ़े थे, वो 500 फेरा लपेटा गया है। तो हमको इसके अंदर, प्रणालिका के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो निकालना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सा ये सब सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है ये सब। तो आप देख सकते हैं B = हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था μ0 n था। प्रणालिका के लिए हमने इसको डेराइव भी किया हुआ है। तो हम लोग सब सारा चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले μ0 का वैल्यू कितना है ये मैंने कहीं भी आपको लिखाया नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान देंगे ऐसा जरूर लिखाया है कि μ0/4π का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻⁷। तो यहाँ से हम लोग μ0 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो μ0 = क्या होगा, 4π × 10⁻⁷। तो μ0 का वैल्यू हमें
पता चल गया कि कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 n। वैल्यू ऑफ n क्या है हमारे पास, तो जरा ध्यान देंगे, 1 मीटर की लंबाई पे, यूनिट लेंथ पर मीटर बोला गया है, 1 मीटर की लंबाई पे कितना फेरा लपेटा गया है वायर का, 500 फेरा, 500 बार तार लपटा गया है। लेकिन प्रणालिका का हमारे पास लेंथ कितना है, 0.5 मीटर है केवल। तो इसका मतलब है कि टोटल प्रणालिका के ऊपर कितना फेरा होगा, जरा ध्यान देंगे। अगर ये 1 मीटर का होगा, मान लेते हैं ये 1 मीटर है तो 500 फेरा है। अगर ये आधा मीटर हो जाए, 0.5 मीटर का मतलब आधा मीटर, हाफ एंड मीटर, हाफ मीटर का मतलब टोटल पे 500, तो हाफ पे कितना, ऑफकोर्स 250। तो यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 250 लेने वाले हैं, इंटू i का वैल्यू कितना है हमारे पास 5। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 10 टू द पावर -7 इंटू 250 इंटू वाई। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल जो आएगा वो आपका क्या हो चुका होगा, बिल्कुल आंसर हो चुका होगा। या आप घर से तो कर ही सकते हैं इतना। तो आज हमने न्यूमेरिकल का शुरुआत कर दिया है। ये बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था, कॉन्सेप्ट को बनाइए। लास्ट जितने भी क्लास, वीडियो क्लास सेशन आपको मिला है, सारे नोट्स को पढ़िए, फार्मूला को आप एटलीस्ट याद कर लें, ताकि आगे न्यूमेरिकल के क्लास में आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।